Hello everyone. Today we'll be dealing with national emergency, which is a very important topic when it comes to CLAT. And you need to know the details of how that national emergency is imposed, what are the prerequisites, by what method, and who imposes emergency. As well as you also need to know that when it can be taken back or when it can be ended, or what are the effects of national emergency over the on an individual and as well as on the nation. So नेशनल इमरजेंसी जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि इमरजेंसी जैसे आपने वर्ड सुना है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उस तरीके से नहीं की जा सकती है। जब कभी आप देखते हो कि इमरजेंसी, आप किसी को कहते हो कि इमरजेंसी है मतलब वो एक नॉर्मल सिचुएशन से काफ़ी अलग है। जब नॉर्मल सिचुएशन से काफ़ी अलग है तो मेजर्स भी जो होंगे वो काफ़ी अलग होंगे। अब जितनी भी कंट्रीज़ है, जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ है, उन सब में जो है इमरजेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविजंस हैं, और वो रखने भी ज़रूरी है। क्यों रखने ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि समय जो है, जो टाइम जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया, फिर इंटरनल जो है प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई है कि नॉर्मल फंक्शनिंग हो नहीं पा रही है, इसलिए जो है प्रोविजंस बनाए जाते हैं इमरजेंसी के। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जो है इसके लिए जो है पहले से ही उनको पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें हम लोग जो है कैसे डील करेंगे उसको, और कैसे जो है हम लोग मेजर्स लेंगे कि हम लोग जो है पूरी कंट्री को सेफ रख पाए। तो उसके लिए उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चैप्टर्स डाले, और उसमें जो हम लोगों के जो है 3 इमरजेंसी बता रखी है। एक है जो कि है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में दे रखी है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जो कि हमें दे रखी है आर्टिकल 356 में, जिसको हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कहें तो कहें कि इमरजेंसी ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। और लास्ट जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी लगी नहीं है और आगे भी ना लगे। तो ये सब जो है हमें बता रखे 3 टाइप की इमरजेंसी है। आज हम जो डील करेंगे जो कि है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी जो है किन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, मतलब कब माना जाएगा कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। पहला है वॉर, जो कि मान लो कि जैसे इंडिया और चाइना में वॉर हुआ था, तो उस वक्त जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। कौन से ग्राउंड पे लगाई थी कि वॉर हुआ है, इंडिया चाइना वॉर, तब वो लगाई जाती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एग्रेशन। अब कईयों को लगेगा कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तो एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं इन दोनों के बीच में फर्क बताने की करूं तो फर्क दोनों में यह है कि जब 1971 का वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिससे जो है बांग्लादेश बना था, तो उससे क्या हुआ कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो गए थे। वहां से बांग्लादेश से जो है काफी सारे माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया में आ चुके थे, खासकर वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ चुके थे। जब वहां से आ चुके थे तो लोकल्स में और उन माइग्रेंट्स में जो है बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगे, बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। तो उसको जो है हम लोगों ने एक्सटर्नल एग्रेशन का एग्जाम्पल माना है, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये है। वॉर का मतलब ये है कि आर्मी जो है एक दूसरे से लड़ रही है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये है, जैसे अभी बताया, कि बांग्लादेश से काफी सारे माइग्रेंट्स आ गए थे, लोकल से उनकी बहुत ज्यादा टेंशन हुई, तो उस बेसिस पे जो इमरजेंसी लगाई गई उसको हमने कहा कि वो कौन से ग्राउंड पे लगाई गई है, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाई गई। और लास्ट जो कि है आर्म्ड रिबेलियन। अब 44th अमेंडमेंट से पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह जो था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है काफी वेग टर्म है, काफी वेग ऐसे है कि अगर कुछ भी इंटरनली, मतलब इंडिया में कुछ भी अगर गलत हो रहा है, तो उस ग्राउंड पे अगर आप इमरजेंसी लगा दोगे तो तुम खुद सोचो कि उससे कितना मिसयूज हो सकता है। इसीलिए इसको जो वेग है, जो वेगनेस है, जो एम्बिग्यूटी है, उसको खत्म करने के लिए और मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए हम लोगों ने जो है 44th अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। मतलब कोई अगर वेपन्स लेके रिबेलियन करता है, उस ग्राउंड पे जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब एक क्वेश्चन ये भी रहा होगा कि क्या हम लोग जो है इमरजेंसी जब लगाई गई है तो पूरे इंडिया में लगेगी या इंडिया के कुछ हिस्सों में लगेगी जो कि अफेक्टेड है। तो अब इसमें ये है कि या तो होल ऑफ इंडिया लगाई जा सकती है, या फिर पार्ट्स ऑफ इंडिया में लगाई जा सकती है जो कि अफेक्टेड है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे देश के लिए लगाई जा सकती है या फिर कुछ हिस्सों के लिए लगाई जा सकती है जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। और कौन से ग्राउंड पे लगाई जा सकती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आज के टाइम में आर्म्ड रिबेलियन है, उससे पहले जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस था,
जो कि 44th अमेंडमेंट से हटा के उसकी जगह हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया। नेक्स्ट आता है कैन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस। मतलब कि जैसे ये तो समझ में आता है कि वॉर हो रहा है, मान लो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो रहा है, उस वक्त हुआ था जो, तो उस वक्त तो लगा ही सकते जब वॉर हुआ है। क्या हम वॉर नहीं हो लेकिन हमें लग रहा है कि वॉर हो सकता है, तो अभी तक कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है लेकिन हमें ये डर है कि वो ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो क्या उस ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं हम इमरजेंसी। तो इसमें ये बताया गया है कि इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड और इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इवन बिफोर एक्चुअल अकरेंस इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सच सिचुएशन एग्जिस्ट। मतलब कि ये कि अभी वाकई में वॉर हुआ नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि वॉर जो है एमिनेंट है, मतलब वॉर होके रहेगा। अभी तक वॉर हुआ नहीं है लेकिन लग रहा है कि वॉर होके ही रहेगा, तो उस केस में भी जो है प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कैसे लगाएंगे, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी। ठीक है, तो एक्चुअल इंसिडेंट या एक्चुअल अकरेंस होना जरूरी नहीं है, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, आपको मतलब प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उस ग्राउंड पे भी, उस बेसिस पे भी जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है। अब 1970 जो इमरजेंसी लगी थी एक बार लगी है, उससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ पीएम का रूल होता है। अगर पीएम ने बोल दिया प्रेसिडेंट को कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है और आपको जो है इमरजेंसी लगानी है, तो सिर्फ और सिर्फ पीएम के कहने के बेसिस पर ही जो है पहले के टाइम में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में यूनियन कैबिनेट जो होता है, जो कि पीएम प्लस उनका होल कैबिनेट जो होता है, वो अगर कहे कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और वो भी रिटर्न में हो, तब जाके जो है प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है, हमने ये देखा कि लगाते तो वैसे प्रेसिडेंट है, प्रोक्लेम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहता है कि कौन कहेगा कि आपको इमरजेंसी लगानी है, वो कहता है यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो पावर जो है इमरजेंसी लगाने की जो है इनडायरेक्टली अगर हम कहें या फिर मेनली कहें तो किसके पास है, वो यूनियन कैबिनेट के पास है। लेकिन प्रोक्लेमेशन कौन इश्यू करता है कि कौन बताता है कि अब से जो है इमरजेंसी लग चुकी है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। मेन पावर यूनियन कैबिनेट के पास ही है, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उसको जो है एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देते हैं, प्रोक्लेमेशन करते हैं उसके थ्रू। अब प्रोक्लेमेशन जैसे हो गया, मान लो कि आज के टाइम में प्रोक्लेमेशन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि मान लो कि आज के टाइम में प्रोक्लेमेशन हो गया, तो वो प्रोक्लेमेशन जो है 1 महीने तक इफेक्ट में रहेगा। अब उस 1 महीने में जो है वो प्रोक्लेमेशन जो है वो भेजा जाएगा ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा को। अगर वो अप्रूव नहीं करते 1 महीने में, अगर वो 1 महीने में अप्रूव नहीं करते हैं, तो वो इमरजेंसी यानी जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो खत्म हो जाएगा। इफ नॉट अप्रूव्ड देन एक्सपायर्स इन 1 मंथ। प्रोक्लेमेशन किया प्रेसिडेंट ने, दोनों हाउसेस के पास जाएगा, दोनों हाउसेस के पास जो है अगर दोनों हाउसेस अप्रूव नहीं करते हैं 1 महीने के अंदर, तो वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाउसेस के पास जाता है और दोनों हाउसेस जो है स्पेशल मेजोरिटी से जो है 2/3 मेजोरिटी से जो है उसको पास करा देते हैं कि हाँ हम जो है अप्रूव करते हैं कि इमरजेंसी जो है कंटिन्यू होनी चाहिए, तो वो कंटिन्यू होगी। अगर अप्रूव कर दी तो कंटिन्यू रहेगी। कौन से दोनों हाउसेस को करना है, वो मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आता है कि मान लो कि उन्होंने 1 महीने में अप्रूव कर दिया, तो कब तक चलेगा। जैसे ही 1 महीने में अप्रूव कर दिया तो वो इमरजेंसी रहेगी 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद वापस वही प्रोसीजर वापस से किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन दी प्रेसिडेंट ने, दोनों हाउसेस को गई, दोनों हाउसेस ने स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव कर दी। जब अप्रूव कर दी तो इफेक्ट रहेगा 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के बाद वापस वही हाउसेस के पास भेजा जाएगा, वापस वही प्रोसीजर किया जाएगा। अब इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि इमरजेंसी लगा दी, अब उसका असर क्या होगा। असर ये होगा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। मतलब कि ये कि तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो सस्पेंडेड है उस वक्त। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं कहीं पे भी। आर्टिकल 19 में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स बता रखी है, 6 राइट्स दे रखी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लास्ट राइट टू कैरी आउट एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ये तुम्हारी जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, इसमें अलग से कोई ऑर्डर नहीं आता है। प्रोक्लेमेशन जैसे आया तो प्रोक्लेमेशन में ये माना ही जाता है कि आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया है, कोई अलग से ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन
दूसरे अगर फंडामेंटल राइट, अब आर्टिकल 19 के अलावा भी तो फंडामेंटल राइट है बहुत सारे, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। अब पार्ट 3 वाले जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 20 एंड 21, तो अगर उनको सस्पेंड कराना है तो एक प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर निकालते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा होता है कि हम लोग जो है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स जिसमें दे रखे हैं वो सब फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड करते हैं, उनका एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड करते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21। अब आर्टिकल 19 जो होता है वो तो पूरा सस्पेंड हो जाता है और वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए अलग से ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता। वहीं पे जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है एक्सेप्ट 20 एंड 21, उनका राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। मतलब कि ये कि जैसे कि मान लो आर्टिकल 14 है और इमरजेंसी लग रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आर्टिकल 14 ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 का अगर तुम्हारा वायलेशन होगा ना तो तुम कोर्ट नहीं जा पाओगे उसकी रेमेडी करने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट वाला जो सिस्टम होता है ना, जो तुम कोर्ट में जाते हो टू कोर्ट्स, वो वाला जो मेथड है या फिर वो जो तुम्हारे पास रेमेडी है वो खत्म हो जाएगी। कब तक होगी? जब तक वो इमरजेंसी फोर्स में है। वहीं पे आर्टिकल 19 जो है वो तुम्हारा पूरा ही सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, यहां पे आर्टिकल 14 खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है तो तुम कोर्ट नहीं जा पाओगे। दोनों में ये फर्क है। इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 होता है, इसमें सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21 ये खत्म हो जाता है। मतलब अगर आर्टिकल तुम्हारा 14 वायलेशन हुआ है तो तुम उसकी रेमेडी के लिए जो है कोर्ट में नहीं जा पाओगे। ठीक है, वहीं पे अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 जो है पूरा का पूरा सस्पेंड हो जाता है। फिर आता है कि इमरजेंसी लग गई, अब उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं? अब रिवोक करने के लिए जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट कैसे करेंगे कि अगर लोकसभा है जो है, लोकसभा के जो मेंबर्स है उसमें से 1/10 मेंबर्स जो है वो कहें कि हम लोग जो है चाहते हैं कि इमरजेंसी जो है वो खत्म की जाए। ठीक है, तो लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। अब रिजोल्यूशन पास करने के लिए कितने मेंबर्स की जो है स्ट्रेंथ चाहिए? वो जो कि है 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर्स, यानी कि आज के टाइम में टोटल मेंबर्स है 540, तो उसका 1/10 ले लो, मतलब होल नंबर में ले लो। और अगर उतने लोग बोल देते हैं कि हम लोग जो है चाहते हैं, हम लोग ये रिजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं कि हम लोग जो है ये नहीं चाहते कि इमरजेंसी और ज्यादा कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन पास करेंगे, फिर दोनों हाउसेज में जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और ये सब जब हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को जो है वो रिवोक कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था कि इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पे लगाई जाती है, उसका फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा, आर्टिकल 19 पे क्या इफेक्ट होगा और बाकी की फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट होगा। आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए अलग से कोई ऑर्डर नहीं लाना पड़ता। वहीं पे जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, उनको अगर सस्पेंड कराना है तो प्रेसिडेंट को जो है अलग से एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होती, उनका मतलब उनके वायलेशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा पाओ, वो वाली राइट आपकी जो है उस वक्त के लिए जब तक इमरजेंसी है वो सस्पेंड होती है। तो दोनों में ये फर्क है, एक में पूरा फंडामेंटल राइट का ही सस्पेंशन हो जाता है, दूसरे में जो है राइट ऑफ एनफोर्समेंट का जो है वो सस्पेंशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो इमरजेंसी है वो पूरे इंडिया के लिए या फिर उस एरिया के लिए लगाई जा सकती है जो कि अफेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो जो है रिवोक कैसे की जा सकती है। तो रिवोकेशन के लिए भी जो है हमने ये देखा कि वो प्रोसीजर क्या रहेगा, रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले 1/10 मेंबर्स चाहिए और वो ये कहे कि हम लोग जो है डिसअप्रूव करते हैं कि इमरजेंसी और कंटिन्यू रहे। तो ये सब जो है इमरजेंसी के इफेक्ट है, इमरजेंसी का ऑपरेशन है और ऑपरेशन है कि इमरजेंसी जो है वो कैसे लगाई जा सकती है। और ये भी देखा कि हमने इमरजेंसी लगाने के लिए जो है वाकई में एक्चुअल अकरेंस जरूरी नहीं है, एक्चुअल अकरेंस का जो है एप्रीहेंशन भी हो तो भी जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये सब था इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दे रखी है। अब उसका जो है अगली जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे हम आर्टिकल 356 जो कि डील करता है स्टेट इमरजेंसी से। ठीक है, एंड आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।